हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, जैसा आपने कल पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट किया है। संज्ञा पार्ट 1 वो आपके पास पहुँच चुका है। आज मैं संज्ञा पार्ट 2 अर्थात पिछले वीडियो में मैंने उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के बारे में आपको बताया था। आज अर्थ के आधार पर संज्ञा, ये टॉपिक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा, ये हमारी संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की थी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है। अगर आपके सामने कोई भी संज्ञा शब्द आए तो जब, जैसे मैंने कहा विद्यालय, अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर इसको पूछूं रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ है, तो आपको देखना होता है विद्यालय शब्द में क्या 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना है या नहीं बना है, ये नजरिया होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसी विद्यालय शब्द में आपसे संज्ञा पूछूं अर्थ के आधार पर ऑप्शन देकर, तब आपको यहाँ हमें इस बात का ध्यान नहीं देना है विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है या नहीं बना है, ये हमें नहीं सोचना है। जब अर्थ के आधार पर आपको ऑप्शन मिले, जब अर्थ के आधार पर ऑप्शन मिले, तब आपको ये देखना उस शब्द में कैसा अर्थ है, कैसा सेंस है, कैसा उसमें भाव है, कैसा उसका अर्थ है। उस शब्द में अर्थ के अकॉर्डिंग हमें उस संज्ञा को रखना है। क्या वो समूह का ज्ञान कराता है, या वो किसी पदार्थ, द्रव्य या ठोस पदार्थ का ज्ञान कराता है, या फिर वो किसी एक व्यक्तिगत रूप का ज्ञान कराता है, या वो किसी जाति का ज्ञान कराता है। तो देखिए, इसी के आधार पर सबसे पहले मैं आपका अर्थ के आधार पर सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान हो। दोबारा से सुनेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, मोहन, गंगा, पटना आदि, ये ऐसे शब्द हैं। इसमें केवल, मान लीजिए मैंने कहा गंगा, गंगा एक नदी है। अगर मैं नदी शब्द कहूं तो ये कोई व्यक्तिगत की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि नदी शब्द कहने से इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सारी नदियों का जिक्र है। लेकिन अगर मैं नदियों में से किसी एक नदी को निकाल लूं, गंगा, यमुना, तो आप समझ जाइए ये एक व्यक्तिगत नदी की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए गंगा, यमुना, ये सब हमारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आती हैं। अब आगे इसी क्रम को थोड़ा वो देखेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के किस तरीके से इसके रूप क्या है। जैसे व्यक्तियों के नाम। हाँ, अगर व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष या बच्चा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। व्यक्तियों के नाम में जैसे अपा, श्याम, मोहन, रवि, राहुल आदि ऐसे शब्द, गीता, सीता, ये शब्द हमारे जो हैं व्यक्तियों के नाम हैं, के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है देशों के नाम, कोई से भी देश का नाम हो, भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, कोई सा भी देश का नाम आए वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेगा। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि, कोई सा भी पर्वत का नाम हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। दिशाओं के नाम जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी हमारा कोई सी भी दिशा का नाम हो जैसे। और उसके बाद दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार आदि। उसके बाद में जैसे कोई महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जैसे कोई भी उत्सव पर्व का नाम, जैसे दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी। इसी प्रकार जैसे कोई भी पुस्तकों का नाम या ग्रंथों का नाम, जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान आदि। उसके बाद किसी भी नदी का नाम आ सकता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सरस्वती आदि। किसी भी समाचार पत्र का नाम हो सकता है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आदि। किसी भी समाचार पत्र हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। उसके बाद में जैसे किसी भी नगर का नाम, जैसे मुरादाबाद, पटना, दिल्ली, राजस्थान आदि। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे शब्द राज्यों के नाम हो सकते हैं, गिरोह के नाम हो सकते हैं, इस प्रकार से गांव का नाम हो सकता है। ये सभी हमारे जो है व्यक्तिगत शब्द की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का, स्थानों का, होता है। ध्यान देंगे एक बात फिर, व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो केवल एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का, एक ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का, अनेक स्थानों का, अनेक स्थानों का, अनेक व्यक्तियों का और अनेक वस्तुओं का ज्ञान होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में बात करें तो जैसे नदी, पर्वत, मानव, पक्षी, पशु, लड़का, चाचा, डॉक्टर, ये ऐसे शब्द हैं। जब मैं डॉक्टर का नाम लूं तो यहाँ डॉक्टर शब्द से आपको ध्यान में आएगा, डॉक्टर शब्द कहने से किसी एक डॉक्टर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, अर्थात समस्त डॉक्टर इसमें आ जाते हैं। मैंने कहा चाचा, चाचा शब्द कहने से किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा, चाचा में समस्त चाचाओं का जिक्र आ जाता है। नदी शब्द में समस्त नदियों का जिक्र आता है। ऐसे अगर मैं ये कहूं दिन, दिन शब्द भी आपका जातिवाचक है, क्योंकि दिन शब्द में आपका सभी दिनों का जिक्र आता है। अगर मैं ये कहूं वर्ष, तो वर्ष में जनवरी, फरवरी सभी आती हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे वे शब्द जिसमें समस्त वस्तुओं का, समस्त व्यक्तियों का या समस्त स्थानों का ज्ञान हो जाता है, हम उन्हें जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके रूप कुछ और देखेंगे, जैसे आपके सामने अगर किसी भी संबंधी का नाम आपके सामने आए, वो आपका जातिवाचक होगा। जैसे भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, ताऊ, ये सब हमारे संबंधी हैं और ये हमारे जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। व्यवसायों के नाम जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, मंत्री, ये सब हमारे व्यवसाय और व्यवसाय वाले जो हैं वो भी हमारे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पशुओं के नाम, किसी भी प्रकार का कोई पशु हो, चाहे वो जंगली हो या घरेलू हो, जैसे तोता, मैना, मुर्गा, कबूतर आदि, ये हमारे पक्षी, ये भी हमारे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए नाम, ध्यान रखना किताबों के माध्यम से अगर आपको थोड़ा ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझ में मतलब वो एक कन्फ्यूजन रहता है। किसी भी अगर फूल के बारे में कहा जाए, फूल कैसा शब्द है, तो वो आपका जातिवाचक है। लेकिन फूल के अंदर से भी किसी भी फूल को लिया जाए, जैसे कमल, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी, किसी भी तरीके के फूल का अगर नाम लेते हैं तो आपको चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लगता हो, लेकिन वो व्यक्तिवाचक नहीं, वो भी जातिवाचक होता है। ध्यान रखना एक बार फिर, फूल में से कोई सा भी फूल निकाला जाए वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे आपका प्राकृतिक तत्वों के नाम होते हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बिजली है, तूफान है, आंधी है। ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। इसी प्रकार कोई भी फल का नाम हो सकता है,
सब्जी का नाम हो सकता है, जैसे आम, सेब, केला, बैगन, तरबूज आदि सब्जी और फल, ये भी हमारी जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग होता है। कोई भी वाहन हो सकता है, बस है, ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब हमारे जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देंगे एक बार फिर, जैसे मैंने कहा अगर नदी शब्द आपके सामने आता है तो नदी क्या जातिवाचक व्यक्तिवाचक? तो ये है आपका नदी जातिवाचक। अगर मैं ये कहूँ गंगा तो गंगा आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर मैं ये कहूँ मंगलवार तो मंगलवार 7 दिन में एक बार आता है, इसलिए ये व्यक्तिगत तरीके से प्रयोग होता है मंगलवार, ये आपका व्यक्तिवाचक। अगर मैं ये कह दूं महीना, महीना शब्द में तो जनवरी फरवरी सभी होते हैं, अर्थात महीना शब्द जो है वो आपका जो है जातिवाचक है। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई एक महीना निकाल दूं, दिसंबर, ये आपका व्यक्तिवाचक है, जनवरी ये आपका व्यक्तिवाचक है, और अगर मैं इसमें से निकाल लूं यहाँ पे मार्च, ये आपका व्यक्तिवाचक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को और जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को किस तरीके से कंपेयर करना है। ये आपके व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के तरीके से आपको पहचानना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें गोल देना है कि यहाँ पे अगर वाक्य में ऐसे यूज आ जाए, देश को जयचंद ने बर्बाद कर दिया। जयचंद शब्द को मैंने रेखांकित किया है, देश को जयचंद ने बर्बाद कर दिया। अब आपको देखना है जयचंद शब्द, अब मैं वो बता रहा हूं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नाम होने के बावजूद भी वो आपका जातिवाचक संज्ञा में किस तरीके से प्रयुक्त होता है, उनसे सावधान रहना है। देखिए वैसे तो मैं इतना कहूंगा कुछ गिने चुने टॉपिक ही सवाल के रूप में आते हैं, बाकी नॉलेज हमें सबकी रखनी पड़ती है टॉपिक की। तो यहाँ पे जैसे जयचंद का नाम आया है कि आज भी देश को देश को जयचंद ने बर्बाद कर दिया। जयचंद शब्द आपके समझ में आएगा कौन सी संज्ञा है, तो आप सही बताएंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एक जयचंद नाम का एक देशद्रोही हुआ था, उसने देश से बहुत बड़ा गद्दारी की थी, देश के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। उसी समय से उसी जयचंद के बारे में हम जो है आज भी याद करते हैं। वो जयचंद एक था उस समय, उसी लिए हम यहाँ पे ये शब्द जो है जयचंद एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ जयचंद शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तरीके से प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य में थोड़ा सा ऐसे बोल दूं, आज भी देश को जयचंदों से खतरा है, जयचंदों शब्द को हमें रेखांकित करना है, जयचंदों से खतरा है। अब ध्यान देंगे आज भी देश को जयचंदों से, इसका मतलब क्या उसी जयचंद से खतरा है? ये नहीं, ये जयचंदो शब्द जो आया है जितने भी देशद्रोही हैं उन सबकी जाति का ये ज्ञान कराता है जयचंदो शब्द। अर्थात ये किसी एक जयचंद के बारे में नहीं, आज देश में जितने भी भ्रष्टाचार हैं, देश में जितने भी देशद्रोही हैं, सबकी जाति का ज्ञान कराता है ये देशद्रोही, अर्थात ये शब्द आपका जयचंदो। इसलिए जयचंदो शब्द हमारा यहाँ पे व्यक्तिवाचक शब्द ना होके ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार दूसरा है, आज भी रावण को जलाया जाता है। आज भी रावण को जलाया जाता है, रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप देख रहे होंगे रावण शब्द कितने रावणों का ज्ञान कराता है? केवल एक रावण, अर्थात रावण शब्द अपने में एक व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में इशारा करता है, अर्थात ये आपका रावण शब्द यहाँ वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे कह दूं, आज भी घर घर में रावण हैं, तब दिया हुआ ये रावण शब्द कौन सी संज्ञा में होगा? ये रावण शब्द आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे रावण की प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग हैं, आप जो रावण की प्रवृत्ति वाले घर घर में, हर घर में आपको मिलेंगे, नारी का अपमान करने वाले, एक तरीके से दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हर घर में मौजूद हैं, इसलिए उन व्यक्तियों को हमने रावण की संज्ञा दी है। और रावण ये ऐसे व्यक्ति एक नहीं है बल्कि घर घर में है, इसलिए रावण शब्द जो है वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसी जगह आपको थोड़ा सावधान रखना है, यहाँ पे हमें किस तरीके से हमें समझना है। तो ये आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप था। देखिए अब नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा जैसे उसके नाम से पता चला, समूहवाचक अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से हमें बस व्यक्तियों के समूह का या वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों के समूह
या वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले जैसे व्यक्तियों के समूह किस तरीके से आपके सामने शब्द होंगे, जैसे कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों का समूह होता है। वर्ग कर्मचारियों का हो सकता है, मजदूरों का हो सकता है, अर्थात वर्ग शब्द जो है वो आपका समूहवाचक का काम करेगा। ऐसे ही आपका सेना, सेना एक तरीके से जवानों की सेना, पुलिस की सेना, ये सेना शब्द भी आपका एक समूह का काम करता है। टोली, टोली भक्तों की हो सकती है, टोली मजदूरों की हो सकती है, टोली किसानों की हो सकती है, अर्थात टोली शब्द भी आपका समूहवाचक का काम करता है। छावनी, कोमा जत्था, देखिए जत्था आपने देखा होगा, भक्तों का जत्था शिव के दर्शन के लिए चल पड़ा, अर्थात जत्था जो होता है वो एक समूह का काम करता है। झुंड, झुंड पशुओं का भी हो सकता है, झुंड जो है जानवरों का भी हो सकता है, ऐसी झुंड शब्द है। टुकड़ी, टुकड़ी एक सेना की टुकड़ी हो सकती है, आर्मी की टुकड़ी हो सकती है, अर्थात टुकड़ी शब्द भी आपका जो है समूहवाचक का काम करता है। ऐसे ही आपका सभा, सभा शब्द जो है, सभा भी उसमें जो है मंत्रियों की सभा हो सकती है, नेताओं की सभा हो सकती है, अर्थात सभा शब्द भी आपका समूहवाचक का काम करेगा। बैठक, भीड़, पंच, पंचायत, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी का समूह का ज्ञान कराते हैं। परिवार, जनता, मेला, संघ, ये आदि और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपके सामने आए और आप उनको पहचान सकें, अर्थात ऐसे वे शब्द जिनमें व्यक्तियों के समूह का ज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं के समूह भी होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं हमारे, जैसे गट्ठर, गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर होता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, गुच्छा शब्द भी आपका जो है समूहवाचक शब्द का काम करेगा। ऐसे ही ढेर, आलूओं का ढेर हो सकता है, अनाज का ढेर हो सकता है, अर्थात ढेर शब्द भी आपका जो है वो एक तरीके से समूह का काम करेगा। टी सेट एक शब्द आता है, टी सेट, टी माने चाय के कपों का, सेट माने सेट समूह, अर्थात टी सेट चाय के कपों का समूह कहलाता है, अर्थात टी सेट भी एक समूहवाचक शब्द का काम करता है। एक शब्द आपको मिलता है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा ये एक ऐसा शब्द है, अर्थात गाने बजाने के संगीत के जो यंत्र होते हैं, अर्थात गाने बजाने के या संगीत के यंत्रों का समूह को ऑर्केस्ट्रा शब्द कहते हैं, अर्थात ये भी एक समूहवाचक का काम करता है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे बंडल, बंडल जैसे बीड़ी का बंडल हो सकता है, लकड़ियों का बंडल हो सकता है, तो बंडल भी आपका जो है एक तरीके से समूहवाचक का काम करेगा। ऐसे ही मंडल, जिलों का मंडल होता है, ऐसे ही मंडल आपका जो है मंडल भी एक समूहवाचक शब्द का काम करेगा। ऐसी आपका इसी प्रकार से जो है आपका दर्जन है, जोड़ी है, ये शब्द हमारे समूहवाचक का काम करते हैं, अर्थात ये ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं होते हैं। आपको मोस्ट मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, अर्थात ये समूहवाचक संज्ञा का काम करेंगे। इसी प्रकार नंबर 4 भाववाचक संज्ञा, सॉरी नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अपने में एक काफ़ी हमें महत्वपूर्ण नॉलेज लेनी है भाववाचक संज्ञा में, लेकिन इस नंबर 4 पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको बताऊं, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव, ठोस, गैस तीनों प्रकार के वस्तुओं का ज्ञान होता है, ध्यान रखेंगे, जिन शब्दों से या तो ठोस वस्तु का या द्रव वस्तु का या गैसीय वस्तु का हमें ज्ञान हो, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे द्रव, द्रव में किस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, देखिए द्रव जो होता है वो ऐसे पदार्थ है, ऐसा जो बहने वाला, बहने का काम करता है, जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, अर्थात जैसे पानी, दूध, घी, शिकंजी, लस्सी, तारकोल, पेट्रोल, केरोसिन आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो द्रव के रूप में आपको मिलेंगे, अर्थात इन शब्दों में आपसे पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक है, क्योंकि द्रव्यवाचक में तीनों प्रकार के पदार्थ आते हैं, अर्थात द्रव, ठोस, गैस, तो
तो द्रव्य वाले शब्द भी आपके जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का काम करते हैं। इसी प्रकार से कुछ ठोस शब्द, ठोस वस्तुओं के रूप में कुछ शब्द मिलेंगे आपको, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, मिट्टी, तांबा, पत्थर आदि ऐसे शब्द आपके सामने आए जो ठोस वस्तुओं का ज्ञान कराएं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार में गैसीय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गैस, जो हमारी गैसीय अवस्था में मिलते हैं, जैसे आपका धुआं, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपका कोहरा। इस तरीके से आपके शब्द होते हैं। ऑक्सीजन है, भास्प है आदि बहुत सारे शब्द आपके सामने किसी भी रूप में मिल सकते हैं। अर्थात ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा में पहुंचाएंगे। देखिए आज बस कल के लिए, कल नेक्स्ट टॉपिक में आपने अभी संज्ञा पढ़ी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में हमें इतना पढ़ना होता है जितना कि हमने चारों संज्ञाओं में पढ़ा है। देखिए ये नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे अपने स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख के अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बना रहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है। आप जो है कभी भी मेरे नंबर को लगाइए और मेरा मुझसे जो अपना कन्फ्यूजन है, आपको जो वीडियो में समझ में नहीं आता है, आप मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपसे इतनी आशा, इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा अपना सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में मुझे अपना प्यार देते हैं, तो मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है और मैं दिन प्रतिदिन और कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा मेरे अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं आप लोग। इसलिए आपको सब लोगों, स्टूडेंटों को धन्यवाद। और एक दिन मैं बहुत जल्दी मैं आप लोगों के नाम भी बताने वाला हूं अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से। जिन लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से आप साथ देते रहिए।